जी के जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो है मौर्य वंश से पूर्व भारत पर जो विदेशी आक्रमण है इसके बारे में देखेंगे। जो हम यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। यहाँ पे भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसके अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी, किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासन था जो कमज़ोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। भारत में जो आक्रमण है यह दो जगह के यहाँ पे ईरानी आक्रमण के द्वारा किया गया है और एक यूनानी आक्रमण के द्वारा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मौर्य वंश से पूर्व जो यहाँ पे ईरानी आक्रमण हुए हैं इनके बारे में। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के द्वारा किया गया और हकमनी वंश के जो संस्थापक थे और साइरस द्वितीय था। साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, किंतु यह असफल रहा और भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम को के नाम से जानते हैं, इसी को मिली थी। यानी भारत पर जो पहला आक्रमण है यह ईरान के हकमनी वंश के जो संस्थापक हैं वह साइरस द्वितीय ने किया था, जो यहाँ पे असफल रहा। लेकिन भारत पर जो सफल आक्रमण जो है यह हकमनी वंश के ही शासक डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, अगला है यहाँ पे डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गंधार तथा कम्बोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। जो यहाँ पे पहले महाजनपद 16 महाजनपदों में यह दो प्रमुख जो पाकिस्तान में था जो पश्चिम में है, और इसको डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में गंधार और कम्बोज को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। आगे यहाँ पे देखते हैं, अगला है इस क्षेत्र में 360 टैलेंट सोना भेंट में मिला था, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। यानी जो भारत के जो यहाँ पे पश्चिम क्षेत्र हैं, अभी वर्तमान स्थिति में भारत के पश्चिमोत्तर भाग में 360 टैलेंट सोना इसको मिला था, जो यहाँ पे फारस के सभी एशियाई जो प्रांत हैं उनसे जितना राजस्व मिलता था उसका 1/3 था। आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे है यहाँ पे यूनानी आक्रमण। यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था, जिसका मूल नाम अलेक्जेंडर था। इसका जन्म जो है मैसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम अरस्तु था। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पे की प्रिय पत्नी का नाम रोक्सना था और घोड़े का नाम बुक्का फेरौल। आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे है सिकंदर के बारे में कि सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद सिकंदर ने पंजाब, झेलम तथा चिनाब के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा जो पोरस पर आक्रमण किया, और इस युद्ध को झेलम या बितिस्ता या हाइडेस्पिच के युद्ध के नाम से जानते हैं इतिहास में। और यहाँ पे जो यह युद्ध हुआ था, यह राजा पोरस ने सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसका कड़ा प्रतिरोध किया। सिकंदर पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसका राज्य वापस कर दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर वहीं से लौट गया। आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे है कि
जो सिकंदर का थल सेनापति था वह सेलुकस निकेटर था तथा जो जल सेनापति था यह नियार्कस था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था, 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, आगे है सिकंदर की सफलता का जो प्रमुख कारण था इसके बारे में। तो भारत में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव सिकंदर की सफलता का एक प्रमुख कारण था। सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी, उसकी सेना के तेज तर्रार घोड़ों की भरमार थी, साथ ही आंभिक जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का कारण था। आगे है यहाँ पे कि सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था। यहाँ पे जो सिकंदर के आक्रमण का भारत में जो प्रभाव है, यहाँ पे सर्वाधिक प्रभाव परिणाम था भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधे संपर्क की स्थापना हुई। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे मोटे भारतीय राज्य आपस में संघर्षरत थे, उनमें पहली बार एकता के लक्षण दिखे। फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। आगे यहाँ पे है कि प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला और साथ ही साथ यहाँ पे भारत में गंधार शैली का विकास यूनानी कला का ही परिणाम था और यूनानियों ने मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों ने सीखी। जो यूनानियों से मुद्रा निर्माण की जो कला है वह भारतीयों ने सीखी थी। आगे यहाँ पे है जो इससे प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस वंश के द्वारा किया गया? तो यह हकमनी वंश के द्वारा किया गया था। अगला है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो इसके गुरु का नाम अरस्तु था। आगे है अगला प्रश्न है कि सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा? तो ये 19 माह तक भारत में रहा था। आगे है हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था? तो हाइडेस्पिस का जो युद्ध है यह यहाँ पे ब्यास नदी के किनारे यह सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। यह 326 ईसा पूर्व में हुआ था। पोरस का राज्य कौन कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ था? तो यह झेलम और चेनाब नदियों के मध्य फैला हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो जो सिकंदर के हमला जिस समय हुआ था उस समय उत्तर भारत में यहाँ पे मगध में नंद वंश का शासन था। आगे है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? जो कि बीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। यह जो है धनानंद था, धनानंद। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई है? तो यह जो हुई है बेबीलोन ईरान में इसकी मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया? यह जो है एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है और यह ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की? तो तक्षशिला के कौन सा शासक था जिसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की और सिकंदर को यहाँ पे आगे उन्होंने बहुत ही यहाँ पे मदद किया था? तो यह आंभिक थे, आंभिक। अगला है हाइडेस्पिस का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था? तो यह झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो यहाँ पे सिकंदर और पोरस के बीच जो हाइडेस्पिस का जो युद्ध लड़ा गया था यह झेलम नदी के किनारे, झेलम या तीस्ता नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पे हम लोग इतना ही प्रश्न है इसमें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।